नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में चर्चा होगी पीएफआई पर पंगा। जी हां, पीएफआई को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि वो साफ करे कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है या नहीं। इधर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने कभी पीएफआई का समर्थन नहीं किया। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि चुनाव में दिग्विजय सिंह का बयान क्या पार्टी पर भारी पड़ेगा और क्या बीजेपी से मुद्दा बनाकर अपने पक्ष में भुना लेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। पीएफआई को लेकर दिग्विजय सिंह का ये बयान अब उनके साथ ही पार्टी पर भी भारी पड़ रहा है। दरअसल एक सवाल के जवाब में दिग्विजय ये कह बैठे कि पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए। वो सवाल तो एनआईए पर उठा रहे थे, लेकिन अब उनके इस बयान ने कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपकने में कोई देरी नहीं की। बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि वो अभी अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो दिग्विजय से सहमत है या नहीं। हालांकि विवाद बढ़ते ही दिग्विजय ने मामले में सफाई भी दी। पोस्ट करके उन्होंने लिखा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कभी भी पीएफआई का समर्थन नहीं किया। हालांकि बीजेपी दिग्गी को घेरे हुए है। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है? आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करना। प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा, क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? क्या पीएफआई पर कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है? कुल मिलाकर एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को मौका दे दिया है कि वो उन्हें घेर सके। हालांकि बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बेवजह मुद्दों को हवा देकर चुनाव में माहौल बनाना चाह रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी और कांग्रेस का साथ इस बार जनता देगी। दिग्विजय सिंह जी नहीं है। मुद्दा यह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सबसे बड़े बादशाह अमित शाह बैठे हुए हैं वहाँ पर गृह मंत्री के तौर पर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी इस प्रदेश के मुखिया हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ के गृह मंत्री हैं। तो इनका इंटेलिजेंस कहाँ है जब पीएफआई यदि फंडिंग कर रही है? तो ये तो सरकार खुद अपनी असफलता स्वीकार कर रही है। दिग्विजय सिंह जी तो उन्हें याद दिला रहे हैं कि आपकी सरकार असफल है और आपका इंटेलिजेंस फेल है। ये पहली दफा नहीं है कि जब दिग्विजय सिंह ने इस तरह के बयान दिए हो जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। इससे पहले भी वो पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर घिर चुके हैं, लेकिन एमपी के चुनावी माहौल में उनका ये बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनता दिख रहा है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को भुनाकर कांग्रेस के खिलाफ हवा बनाई जाए। हालांकि अब दिग्विजय का बयान और उनकी सफाई का असर एमपी चुनाव में कितना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दिग्विजय सिंह के इस बयान के आखिर मायने क्या है, इसी को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा के साथ। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। वैसे तो मौका गो रक्षा को लेकर था, जो कंप्यूटर बाबा पूरे प्रदेश में यात्रा निकाल रहे थे और दिग्विजय सिंह मौजूद थे और उनके प्रिय कहें कि पता नहीं उनमें गुरु शिष्य दोनों में कौन है, कंप्यूटर बाबा या दिग्विजय सिंह है। लेकिन जब हमने देखा कि कंप्यूटर बाबा के साथ वो होते तो कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ निकल ही जाता या अकेले में भी। लेकिन इस बार जो पीएफआई को लेकर उन्होंने कहा 97% मामले फर्जी हैं, तो हम तो देखते हैं हमारी जुडिशरी का जो ब्रह्म वाक्य वो यही है कि अगर 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में 97% अगर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वो भी सही, तो 3% भी अगर हैं तो उसका रिस्क क्यों लिया जाए और उसको लेके फिर दिग्विजय सिंह के हमदर्दी आखिर क्यों?
देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में सब जानते हैं कि उनको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, उनका मकसद अब राजनीति में क्या रह गया है। उनका मकसद सीधे सीधे ये है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए वो ऐसे मुद्दे उठा करके वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक जो वातावरण कमलनाथ जी ने बनाया है हिंदुत्व वाला, उसके अंदर सेंधमारी हो जाए। ये एक सीधा सीधा मकसद है। दूसरी जो बड़ी बात ये है, मनोज जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भगवा आतंकवाद से लगाकर आज तक की जो जितने भी कहानियां हैं उसमें इनका रोल महत्वपूर्ण रहता है। तो इस महत्वपूर्ण रोल के कारण ये अपना जो है गेम खेलते हैं, और उस गेम से किसको लाभ होता है किसको नुकसान होता है ये इनका सरदर्द नहीं है। बिल्कुल। जहां तक पीएफआई का मतलब है और उसको टेररिस्ट फंडिंग का मामला है, तो ये बातें तो लंबे समय से खुल गई हैं, सामने आ गई हैं, देश में दिखाई देता है। कई जगह ऐसा होता है कि कोई घटना घटती है और मालूम चला तत्काल जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सारे मामले बनते हैं। इसका मतलब क्या है? और आप दो बातें और देखिए कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि सनातन का विस्तार हो जाएगा यदि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो। आपको सनातन से क्या चिंता है, क्या चिढ़ है? सनातन को तो किसी से चिढ़ नहीं है। इसका मतलब ये पार्टी का कहीं न कहीं एजेंडा है। जिस एजेंडे में भगवा आतंकवाद आया, जिस के अंदर जो है आपने राष्ट्रवादी शक्तियों की सरकार या सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे का मुद्दा उठाया, उसके बाद आप सनातन वाले मुद्दे में आ जाते हैं, बाप बेटे दोनों लगे हुए हैं। उसके बाद आप मिशनरी की मदद करते हैं, ये एक अपने आप में बात है। और इसके अलावा अनेकों ऐसे प्रसंग आ रहे हैं। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व सब इन्हीं कामों में लगा हुआ है। आप जो है जेएनयू में जाते हैं, तब आप जो है भारत के टुकड़े होंगे, उनकी मदद करने के लिए आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है। तो यदि हम इस मुद्दे को क्रमबद्ध तरीके से देखते जाएं, तो ये तो कांग्रेस की नीति हो गई है। कांग्रेस तो ऐसा इसी एंगल से जाना चाह रही, क्यों जाना चाह रही है वो जाने। पर आप एक चीज देखिए कि एक तरफ जो है पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक के जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होकर कांग्रेस के पक्ष में गया है या एंटी बीजेपी गया है। कांग्रेस के पक्ष में कर्नाटक में गया, एंटी बीजेपी जो है पश्चिमी बंगाल में गया, दोनों जगह एंटी बीजेपी रहा। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए आप जो है ये धीरे धीरे सुगुफे छोड़ते रहते हैं, और बाद में कमलनाथ जी जो हैं वो हिंदुत्व की बात करके हिंदुओं को बरगलाते रहते हैं। तो ये जो एक राजनीतिक ऐसा चल रहा है कि मुस्लिम समाज को तुम संभालो, तो हिंदू समाज में सेंधमारी मैं करता हूं, तो अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद की राजनीति जो देश में चल रही है उसमें अल्पसंख्यकवाद तो भाजपा की तरफ जाएगा नहीं, बहुसंख्यकवाद में सेंधमारी कर लेंगे, अपना काम बन जाएगा। तो ये जो है मुझे लगता है कि अब 75 वर्ष की आजादी के बाद देश के सारे लोग इस प्रकार की पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कह देते हैं, कह देने के बाद जो है उसको घुमा देते हैं, और घुमा देने के बाद ही कहते हैं मेरा इससे क्या लेना देना। तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है, इसको तो मुझे लगता है कि सभी लोगों के ध्यान में आ ही रहा है। तो ब्रजेश जी पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि खुद दिग्विजय सिंह के ज़माने में कि सिमी का एक बड़ा नेटवर्क हो गया था इस पूरे मध्य प्रदेश में। हमने देखा खासतौर से उज्जैन, महिदपुर, निमाड़ के इलाके में। बाद में जिस प्रकार पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, जेल ब्रेक हुआ खंडवा में, भोपाल में एनकाउंटर हुआ, सिमी के आतंकवादी जिनको फांसी की सज़ा दी है कोर्ट ने, वो अपनी मांगों को लेके भूख हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक उनके समर्थन में आ जाते हैं कि एक धर्म के लोगों को विशेष तरीके से जेल में सुविधाएं दी जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि एचयूटी के आतंकी इसी भोपाल में पकड़े जाते हैं, पुराने शहर के जो ऐशबाग इलाके वहाँ रहते हैं। इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं ANI ने अभी छापा मारा है और 2 लोगों से पूछताछ की, पिता पुत्र से, और उनके साथ 7 घंटे की पूछताछ में उनको ऐसा नहीं लगा कुछ आपत्तिजनक है तो उनको छोड़ भी दिया गया। तो जाहिर सी बात है अगर शंका है तो पूछताछ होगी, और पूछताछ होगी तो कभी हो सकता है आपको हिरासत में भी लिया जाएगा, क्योंकि आपको सज़ा नहीं दी जा रही ना। और तो ऐसे में इस एक्शन पर सवाल उठाना क्या सियासी मजबूरी है या शगुफेबाजी है या ध्यान आकर्षित करने का कोई प्रयास? देखिए मनोज जी, पहली बात तो जो भी प्रशासन है या पुलिस तंत्र है या NIA है या अन्य जांच एजेंसियां, ATS है, CBI है, IB जो काम करती है, उनके काम पर सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। ये आप एक तरह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हो। लोगों में एक भ्रम होता है कि वो निष्पक्ष कार्रवाइयाँ नहीं कर रही हैं। यदि आपको जब उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की,
एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है, हमने देखा कि सजा का प्रतिशत भी कम होता है, तो क्या कभी ये सवाल उठाया सरकारों ने या नेताओं ने कि सजा का प्रतिशत क्यों कम होता है? जो आपने भी कहा था कि 100 बेगुनाह छूट जाएं लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उस नीति पे जब हमारा कानून काम करता है तो इस तरह के सवाल उठाकर आप क्या जो आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, उनमें संलिप्तता है, उनको एक तरह से आप संरक्षण दे रहे हो क्या अपनी बात से? क्या ये आपकी राजनीतिक मजबूरी इस हद तक हो गई है कि आप किसी एक वर्ग का वोट बैंक साधने के लिए इस तरह से उनको संरक्षण दें? हम एक दिन पहले देखते हैं हमास पर किस तरह से बवाल मचता है, कुछ उनके समर्थन में आ जाते हैं, कुछ विरोध में हैं। तो आतंकवादी घटनाओं को आप किसी नज़रिए से मत देखिए, किसी वोट बैंक के नज़रिए से मत देखिए, किसी धर्म के नज़रिए से मत देखिए। निश्चित तौर पर यदि जो आपने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में सिमी गढ़ बन गया था, तब भी आपने उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स देखी थी कि सिमी के साथ साथ आपने बजरंग दल आरएसएस पे भी बैन लगाने की मांग की थी, सिफारिश की थी। बिल्कुल। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आप राजनीति से प्रेरित होकर कदम उठा रहे हैं ना। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसे हालात हो गए हैं? क्या आपको ओवैसी की पार्टी आ रही है उससे तब है हो गया आम आदमी पार्टी से कि आपको एक वर्ग को साधने के लिए इस तरह के बयान देना पड़ रहे हैं जो सियासत पर असर डाल सकते हैं, वोट बैंक पर असर डाल सकते हैं? जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है तो यदि इस तरह का बयान आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है, आपका मकसद हो सकता है कि एक वर्ग आपके पाले में पूरा बना रहे, जो कि आपके पास है ही अभी तक ऑलरेडी मध्य प्रदेश में। और ये तो वो वर्ग है कि फिलहाल वो आपको छोड़ने के कहीं जाने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन आप उसको साध रहे हो। तो जो शर्मा जी की बात है कि आपकी पार्टी में दो खेमे हो गए हैं, एक चाहता है कि हिंदुओं में सेंधमारी कर सके, एक खेमा चाहता है कि मुसलमानों को किस तरह से बरकरार रखा जा सके, उस वोट बैंक को उसमें एक मुश्त उनके हिस्से में आए। तो इस कोशिश में आप क्या जांच एजेंसियों पर सवाल उठाएंगे? क्या आप उन आतंकवादी घटनाओं को संरक्षण देंगे? निश्चित तौर पर 97% आपने बाद में सफाई दी कि मेरा मकसद ऐसा नहीं था, मीडिया ने सवाल किया। तो आप उस पर सोच समझ के, और खासकर चुनाव के दौरान हो, जब आचार संहिता लग गई हो, चुनाव पर प्रभाव डालते हो, तो कांग्रेस के नेताओं को तोल मोल कर बोलना चाहिए, जिससे कि चुनाव पर असर ना हो। कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं, आप दूसरे पर बार करना चाहते हो लेकिन वो बार आपकी तरफ हो जाता, आप पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हो। तो जो कांग्रेस की जो नीति चल रही थी, अभी जो कोशिश कर रहे हैं वो, एक तरफ हम ओबीसी के माध्यम से देख लें कि वो हिंदू वर्ग में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि सनातन की बात करके कमलनाथ भी वही काम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का एक मुस्त काम है, जो उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि एजेंडा दे रखा है कि आपको सिर्फ एक ही वर्ग को साधना है। तो बाकी के वर्ग को आप गाली देते हो, क्योंकि उसको गाली देने से वो आपसे नाराज नहीं होता, लेकिन उस वर्ग को आपको साधना पड़ेगा, क्योंकि वो नाराज होगा तो एक मुश्त चला जाएगा और एक वर्ग में आप फूट डालने की कोशिश। मुझे लगता है सियासी मकसद हो सकता है, लेकिन जब उनको लगा कि ये दाव उल्टा पड़ गया तो उन्होंने सफाई दे दी, या उनको लगा होगा कमलनाथ जी ने उसमें पूछताछ कर ली होगी क्योंकि उनका अलग लाइन चल रही है, तो उनको लगा होगा कि कहीं ये लेने के देने ना पड़ जाएं, तो उन्होंने इस मामले पे सफाई देने की कोशिश की है कि उसका मतलब गलत निकाले। लेकिन बाइट हमने भी सुनी है, दर्शकों ने भी सुनी है, उससे साफ इंगित होता है कि एनआईए ने 97% जो पीएफआई पर कार्रवाई की है उसमें सही नहीं पाई गई है, गलत पाई गई है। तो एक तरह से आप उनको ही संरक्षण दे रहे हो, बयान से तो यही स्पष्ट होता है। तो बयान से तो स्पष्ट होता है, और बयानों की एक लंबी अंतहीन श्रृंखला है कि चाहे वो बाटला हाउस की बात कर लें हम, जाकिर नाइक की बात कर लें हम, तमाम सारी चीज़ें। तो बाटला हाउस में भी हमने देखा कि कैसे सवाल उठे, आखिर में फांसी की सज़ा हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब उसको उस कन्वेंशन को बदल के उसको उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन सज़ा हुई, और सज़ा हुई इसका मतलब ठोस सबूत थे। तो जो कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं या जो एजेंसियां हैं, उन पर सवाल उठाना कितना जायज़ है? क्योंकि एक तरफ आप जब हेमंत करकरे और दूसरे मामले आते हैं तो आप उस मामले को दूसरा मोड़ दे देते हैं, जब साध्वी प्रज्ञा सिंह का मामला आता है तो पी चिदम्बरम के साथ मिलकर उसको एक नई दिशा देने का प्रयास होता है, और जब पीएफआई पर छापे पड़ते हैं तो उस मामले को तीसरी दिशा में आप ले जाते हैं। नहीं, पर ये देश में सब ठीक नहीं हो रहा। और आप मनोज जी एक बात को सोचिए, विचार करिए कि जिस तरीके से हमास का मामला सामने आया है ये, और उसके समर्थन में जिस तरीके से लोग खड़े हो रहे हैं पूरे देश के और भारत के विशेष रूप से, हम तो भारत की चिंता करेंगे, बिल्कुल भारत के लोग जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा है। और आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश पर लंबे समय तक राज करने वाला राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जो है वो प्रस्ताव पारित करती है कि हम इसके साथ हैं। तो आप फिलिस्तीन के साथ, हाँ, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि क्या इस सारे मामले की क्या स्थिति होना चाहिए। और जब आप समर्थन की, देखिए उस समय जब भारत का समर्थन था इंदिरा जी के जमाने में यासिर अराफात साहब का,
उसके पीछे ये था कि केवल एक धार्मिक स्थल का लड़ाई था। उसके अंदर यहूदी और जो इस्लामिक लोगों के बीच में द्वंद्व चल रहा, लंबे समय से चल रहा है। और जैसे हमारा राम मंदिर का आंदोलन था, हमारा सशस्त्र क्रांति नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के लोगों को सशस्त्र क्रांति करना ही नहीं आती। अंग्रेजों के समय जब हमने की थी तो गांधी जी ने रोक दी थी कि नहीं मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, और वो अहिंसा के पुजारी बन गए। ये अलग बात है कि जो उनकी अहिंसा जो है वो ना तो जलियांवाला बाग पर थी और ना ही उधर थी, लेकिन आज जो हिंसा की जा रही है उस हिंसा हम तो उसके पहले भी 17 बार गोरी को छोड़ देते हैं। हाँ, हमारे तो स्वभाव में ये है कि हम किसी को अनवांटेड रूप से नहीं करना चाहते। और आप देखिए मनोज जी कि आप यदि आपको एक बदला लेना है तो आप ग्लाइडर से उतरें, कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि आपकी रणनीति है। आपने जो है गोलियां चलाई, लोगों को मारा, मारने के बाद जो है आपने ये ठीक है मानवता का हनन है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी रणनीति है। लेकिन आप महिलाओं को नंगा कर रहे हो, आप महिलाओं के साथ व्यभिचार कर रहे हो, मरने के बाद व्यभिचार कर रहे हो, ये तो उसकी नुमाइश कर रहे हो फिर आप, और उसकी नुमाइश कर रहे हो। ये तो पाशविक कर्म है जो कम से कम भारत की जनता तो इसे स्वीकार नहीं करती। और जो कोई पाशविक कर्म करने वाले आदमी हैं, आप ये बताइए कि क्या हमास को फिलिस्तीन से जोड़ के देखना चाहिए या अलग अलग देखना चाहिए? यदि हम अलग अलग देख रहे हैं तो इस सारे मामले में इजराइल का समर्थन करना चाहिए, और यदि आप इसको फिलिस्तीन के साथ देख रहे हैं तो इसका अभिप्राय ये हो जाता है कि आप आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं। और अब आप ये कैसे मानते हैं कि आप जो है इस आतंकवादी घटनाओं का समर्थन करेंगे और भारत का जो भारत प्रिय मुसलमान है, जिसके जो भारत के प्रति आस्था रखता है, वो आपके समर्थन में खड़ा हो जाएगा? क्या आप ये इस संदेशों से ये नहीं स्पष्ट करना चाहते कि भारत का मुसलमान जो है वो आतंकवादियों की प्रशंसा करने के कारण कांग्रेस को वोट दे देगा? ये कैसे संभव है? ये जो है इस समय देश में बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये। और बड़े नेता जो देश को दिशा देने की ताकत रखते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी हैं, कमलनाथ जी भी हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी भी हैं, बाकी जो बड़े नेता हैं, ये कहीं प्रदेश देश को दिशा देने वाले लोग हैं। और इनकी भाषा यदि इस प्रकार की हो जाएगी कि आतंकवादियों का समर्थन करें, आप सीबीआई के मामले आप देखिए, कल तक मनीष सिसोदिया जी क्या कहते थे मंत्री के नाते, मेरे घर में तो एक पैसा नहीं मिला, मेरे तो बैंक उसमें लॉकर में कुछ नहीं मिला, खिलौना मिला, बच्चों का खिलौना मिला, बच्चों का खिलौना मिला। और नतीजा क्या निकला? न्यायालय जमानत नहीं दे रहा उसको। ये संजय सिंह धाड़ के बोलते थे आओ एनजीओ वाले, मैं इस पर लंबा नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एजेंसियों पर हमला कर रहे हैं वो डर के मारे कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये डर है कि आपने जो ये करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन ये संजय सिंह का डर समझ सकते हैं, मनीष सिसोदिया का डर समझ सकते हैं, दिग्विजय सिंह को क्या डर है? दिग्विजय सिंह जी को डर इस समय राजनीति का है, क्योंकि पूरी की पूरी कांग्रेस जो है, कल भी मैं किसी मित्र से चर्चा कर रहा था, कांग्रेस का नेताओं का डर ही यही है कि यदि उसके युवाओं को 75 से 80 वर्ष के लोग यदि ग्रहण कर डाल के अंदर खत्म कर रहे हैं तो इससे बड़ा विपदा की बात क्या हो सकती है? और उसको बचाए रखने के लिए ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। ये इनका सीधा सीधा मकसद है। भाई दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अब इनके हरिभजन के दिन है, ये राजनीति कर रहे हैं। और यार राजनीति किसके साथ कर रहे हैं? राजनीति अपने युवा नेताओं के साथ कर रहे हैं कि सारे लेकिन ये तो सवाल है ही ना, क्योंकि इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर 56 साल के राहुल गांधी 72 साल के कमलनाथ की उम्र पूछ रहे हैं और 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना देते हैं, तो जो आप कह रहे हैं वो राजनीति तो समझी जा सकती है। लेकिन ब्रजेश जी एक और चीज है। लेकिन मनोज जी एक बात, एक लाइन के लिए जी आप ये बताइए कि यदि मान लो कमलनाथ जी से उम्र पूछ भी ली तो 5-6 साल कम बताने की क्या जरूरत थी? कह देते जितने साल का हूँ। अभी क्या युवा होते जा रहे हो, 5 साल पीछे हो गए, ऐसा क्यों करना चाहिए बताइए? कई बार होता है ना कि जैसे वो चुटकुलों के रूप में हालांकि होता है कि एक बार उम्र बता दी है तो फिर जवान से नहीं पलटेंगे, चाहे 10 साल बाद भी पूछोगे उतनी बताएंगे। लेकिन ब्रजेश जी सवाल एक और है कि कई सारी घटनाएं हम देखते हैं कि जब जेल ब्रेक की बात हो या मौजूदा हालात में जो भूख हड़ताल हुई या दूसरे और घटनाएं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या कानून अपने हिसाब से सही काम कर रहा है। लेकिन जो छापे चल रहे हैं जिसमें अभी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, केवल जांच चल रही है और जांच लंबी चलती कई बार हम देखते हैं। और हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर मतलब लॉ ऐसा है, और जब उस लॉ में अमिटमेंट के प्रयास होते हैं कि आईपीसी सीआरपीसी में बदलाव की बात होती है तो उसमें फच्चर लगा दिया जाता है कि इसके नाम हिंदी में क्यों रखा गया है, इसका नाम भारतीय दंड संहिता क्यों रखा गया है। तो ऐसे भी मामले को भटकाने का प्रयास किया जाता है।
देखिए मनोज जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जांच एजेंसियों की काबिलियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये वही मध्य प्रदेश, क्योंकि जो एएनआई है ये पी चिदम्बरम की बनाई हुई है। बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो दिग्विजय सिंह शासन काल में झिरनी हथियार कांड हुआ था। हमने देखा नक्सली मध्य प्रदेश में फैक्ट्री बना ली थी, यदि भोपाल राजधानी भोपाल में हमने देखा, भेल क्षेत्र में बिजली नगर कॉलोनी में ब्लास्ट हुआ था। आप देखिए हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल के लिखीराम काबरे की गलाघाट के नक्सलियों ने हत्या की थी। तो यदि ये सतर्कता है, आज जांच एजेंसियां इतनी मजबूत हो गई हैं कि आप ऐसी घटनाओं की कल्पना नहीं कर सकते हो। आप यदि घटना हो रही है तो आप देखिए हमारे संसद पर हमला हो जाता था, किस तरह की घटना होती थी, मुंबई ब्लास्ट हो जाता था। लंबे समय के बाद आपको लगता है कि मतलब हम देश में सुरक्षित हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वो जो जांच एजेंसियों की दम है, उनको उतने संसाधन से लैस कर दिया गया है, उतने वो अपनी जान जोखिम में लेकर आप हम राष्ट्रीय पर्वों पे अपने पर्वों पर डरते थे घर से निकलने में, कि 26 जनवरी 15 अगस्त में हमने देखा 1-1 महीने चेकिंग चलती थी। होली दिवाली पर हमने देखा क्या हाल होते थे। आप देखिए बंकर बना दिए जाते थे, शहर के बाहर सील कर दिया जाता था शहर। आपकी गाड़ियां, हमारी गाड़ियां 10 बार चेक होती थी यदि कहीं आप जा रहे हो, तब ये हालात थे। अब आप देखिए कि कब हमारे राष्ट्रीय पर्व निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। शहर में चेकिंग नहीं होती उतनी, जो नियमित चेकिंग होती है वो चलती रहती है। वैसे बंकर नहीं बनाए जाते हैं कि आपने शहर सील कर दिया है, आप सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। तो वो जांच एजेंसियां हैं ना, वही लोग काम करने वाले हैं। अब आप उनकी कार्रवाई पर एक तरह से सवाल खड़े करोगे तो निश्चित तौर पर यदि वो ईमानदारी से कार्रवाई करते हैं, एक तो उनका मनोबल डाउन होगा, दूसरे लोग उन पर शक करेंगे कि ये तो सरकार के कहने पर या सरकारी दबाव में गलत कार्रवाई करते हैं। एक वर्ग में एक मैसेज जाएगा, तो आप उस वर्ग को उकसाने का काम कर रहे हो, क्योंकि उसको भरोसा होना चाहिए ना कि यदि जांच एजेंसी आई है, हमारे घर में जांच करी, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जैसे कि जांच एजेंसी कर रही है। आप देखिए 4-4 घंटे पूछताछ करने के बाद चले जाते हैं। आपने शर्मा जी ने अभी सिसोदिया का उदाहरण दिया, संजय सिंह का उदाहरण दिया, तत्काल गिरफ्तारी हुई क्या? सबूत मिले तब। वर्षों से वो चिल्ला रहे थे अब हमारी भी बारी आ जाएगी। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री घर अगर करोड़ रुपया केस मिल रहा है, करोड़ रुपया, तो जांच एजेंसी तो रखेगी नहीं जाके। और आप ये बताइए पीएफआई पर कार्रवाई को ये तत्काल नहीं हो गई कि ये संगठन खड़ा हुआ और कार्रवाई कर दी हो केंद्र सरकार ने कि एक संगठन, बाकायदा निगरानी हुई इस पे, कहां से विदेशों से कैसी फंडिंग हो रही है, कहां पे उसके किस तरह से ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। लंबे समय बाद ये पूरी जांच एजेंसियों ने जब पुष्टि कर ली, तब एक साथ देश भर में छापे मारे। ऐसे हो नहीं सकता है ना कि एकदम आप पूरे देश में छापे मार दो, बड़ी संख्या में उनके यहाँ से आपको कुछ सामान मिल जाए, सामग्री ऐसी मिल जाए, वो पूरे प्रमाण ऐसे मिल जाएं। इसके लिए जांच एजेंसियों को लंबे समय तक मेहनत करना पड़ती है, तब जाके वो सफलता मिलती है। और जिस तरह की सफलता मिल रही है, चाहे विदेश में भारत के दुश्मन बैठे हों, तो इस जांच एजेंसियों की काबिलियत तो है कि आपको पता है कि आपका दुश्मन कहाँ बैठा है। और जिस तरह से सफाया हो रहा है, तो देश में भी सफाई करने की जरूरत है, विदेश के साथ साथ, क्योंकि आपको क्योंकि असली खतरा तो देश में, असली खतरा तो यही है। आप देख लीजिए हमास जैसा संगठन यदि आपने पनपने दिया, आपने इजराइल ने यदि पहले उस पर वो लगाया होता, अंकुश लगाते, आप देखिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षित संसाधन उसके पास है। इसके बाद हमास उसके घर में घुस जाता है, इतनी तबाही मचा देता है। तो हमें सतर्कता बरतनी चाहिए कि हम अंदर गृह युद्ध से तो नहीं जूझ जाएंगे, बाहर से लड़ते लड़ते हमें घर में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। और सबसे पहले घर में जो दुश्मन है उसको निपटाना चाहिए, घर के दुश्मन को। जी शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इजराइल ने तो एक बड़ा विश्व को संदेश दे दिया कि आतंकवाद जहां से आ रहा है उसको वहीं जाके कुचलिए आप। और अमेरिका और बड़े देशों ने इसका समर्थन किया है कि आप आतंकवाद को कुचलना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो इस्लामिक आतंकवाद से जो है ग्रस्त हो गया है। देखिए, अब एक डायलॉग बोला जाता था कि नहीं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, और अब आने वाले समय में 4 दिन बाद ही ये कहना चालू कर देंगे कि आतंक का धर्म तो इस्लाम होता है, लेकिन आतंकवादी मजहब ही नहीं होते। आतंक का मजहब तो इस्लाम है, लेकिन आतंकवादी जो आपने इजराइल का जिक्र किया, तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। हमने देखा था पिछले दिनों कि जब लंदन में खालिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं तो ऋषि सुनक की सरकार चुप रहती, भारत को अप्रोच लगाना पड़ती है, एएनआई इसमें मामला दर्ज करती है। लेकिन अब जैसे ही वहाँ फिलिस्तीन के झंडे फहराते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं गलत है। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है, इससे भी निजात पाना होगी कि ये फलाना कर रहा है वो ठीक है, ठिकाना कर रहा है ये गलत है। तो ये अप्रोच ये देश में भी है, इसको भी बदलने की सबसे बड़ी जरूरत है। निश्चित रूप से ये गलत बात है। आप एक बात को दो तरीके से नहीं कह सकते कि एक जो है कोई आदमी यदि मान लो बजरंग दल वाला नारे लगा रहा है तो आप उसको गड़बड़ कहोगे, और वो ही जो है इस्लामिक संगठन वाला कट्टरवादी कोई व्यक्ति नारा लगाता है तो आप उसको सपोर्ट करोगे। ये नहीं चलना चाहिए, या तो दोनों गलत है। बिल्कुल, जुनैद मारा जाए तो मॉब लिंचिंग है, और हमास जो करे वो अपनी स्वतंत्रता का संग्राम है। बहरहाल इस पर और फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत धन्यवाद शर्मा जी।
तो निश्चित तौर पर पीएफआई को लेकर जो कुछ बयान दिग्विजय सिंह ने दिया, और पहली बार नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन बार बार लगातार ऐसा बयान वो क्यों देते हैं, आखिर उनका निशाना क्या है, उनका मकसद क्या है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह पके हुए परिपक्व राजनेता है, तो उनको ये पता है कि उनके कहे का मोल क्या है, उनको क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, उनको कोई नहीं सिखा सकता है। लेकिन इतना तो तय है कि दिग्विजय सिंह हो या तमाम सारे जो राजनेता हैं, उनको आप ये कह के हल्के में खारिज नहीं कर सकते कि उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया था या उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। तो जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों तो कम से कम इस पर तो राजनेताओं को अपनी जुबान को काबू में रखना ही चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।